हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको जय श्री कृष्णा। आ जाइए वापस। हम जो है थ्योरी क्लासेस पर है रीति विज्ञान के, और रीति विज्ञान की थ्योरी क्लासेस में अपना टॉपिक मूल्यांकन चल रहा था, जो कि सभी लेवल के लिए कॉमन है, चाहे वो रीट लेवल 1 हो, चाहे रीट लेवल 2 हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, सबके लिए सटीक, सरल, संपूर्ण, जो अपन कह सकते हैं उसके ऊपर अपन अध्ययन कर रहे हैं कि जितना सिलेबस में दे रखा है उसको अच्छा पढ़े, उससे अतिरिक्त कुछ ना पढ़े। जो सिलेबस में दे रखा है उसको बेहतरीन पढ़े, उससे अतिरिक्त कुछ ना पढ़े, तब तो अपना काम हो जाएगा। और जब इससे अतिरिक्त ज्यादा लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा नुकसान होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत गंभीर चीज है। आज अपन बात करेंगे, जैसे पहले मैं आपको कल की क्लास में लेकर के जाऊंगा। कल की क्लास में अपन ने अंतिम जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था अपन ने मात्रात्मक और गुणात्मक विधियां कौन कौन सी होती है, इसके ऊपर चर्चाएं अपन ने कल की क्लास में कर ली थी। आज हम किसके ऊपर चर्चाएं करने वाले? आज इन चीजों के ऊपर अपन थोड़ी विस्तृत चर्चाएं करने वाले हैं। इन विधियों के बारे में थोड़ी डिटेल्स जानने के लिए अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे, वो कौन से पढ़ेंगे दोस्तों? गुणात्मक विधियां। तो आप भी अपनी डायरी के अंदर हेडिंग लगा दीजिएगा, मूल्यांकन की गुणात्मक विधियां। आज जिस टॉपिक के ऊपर अपना चर्चा होने वाला है दोस्तों, वो टॉपिक कौन सा है दोस्तों? उसका नाम है मूल्यांकन की मात्रात्मक विधियां। कौन सा विधियां है दोस्तों? मात्रात्मक विधियां। कल की क्लास में अपन ने पढ़ी थी मात्रात्मक विधियां 3 प्रकार की होती है, सामान्य तौर पर मौखिक, लिखित और कौन सी हो जाएगी आपके प्रायोगिक। आज की क्लास में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दोस्तों इस मौखिक परीक्षा को, कि ये मौखिक परीक्षा क्या होती है भाई। मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा के बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, ये चीज आपको इसके संदर्भ में क्या रखनी है दोस्तों? ध्यान रखनी है। जैसे मैं बात करूं कि आपको क्या क्या चीजें इसके बारे में याद रखनी है दोस्तों मौखिक परीक्षा के बारे में, तो यहां पे कुछ चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए कि मौखिक परीक्षाएं क्या क्या होती है और क्या क्या चीज नहीं होती। जैसे मैं बात करूं आपको कि मौखिक परीक्षा का मतलब होता है ऐसी परीक्षाएं जो बिना पेपर पेंसिल के ली जाए, जिसमें केवल पूछताछ की जाती है, पूछने के अलावा कुछ नहीं किया जाता है, वो क्या कहलाती है? आपकी मौखिक परीक्षाएं। तो मौखिक परीक्षाओं के बारे में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? पहली चीजें याद रखनी है कि प्रमुख मौखिक परीक्षाएं होती कौन कौन सी हैं। तो बात करें दोस्तों प्रमुख मौखिक परीक्षाओं के बारे में, तो एक तो याद रखना है आपको व्यक्तिगत। भाई क्या याद रखोगे? व्यक्तिगत। मौखिक परीक्षाएं हमेशा व्यक्तिगत होती हैं। व्यक्तिगत होने का क्या मतलब है? यहां पे एक व्यक्ति की एक बार में होती है मौखिक परीक्षाएं। एक व्यक्ति से एक सवाल एक ही बार में किया जाएगा। आप कहोगे गुरुजी हमारे स्कूल में तो ऐसा होता था कि 5-5, 7-7 बच्चों को एक साथ बुलाया जाता था और एक साथ ले जाता था। वो तरीका थोड़ा सा गलत था। हाँ, आप 5 बच्चों को एक साथ बुला सकते हो, लेकिन 5 को प्रश्न आपको अलग अलग पूछने पड़ेंगे। एक ही प्रश्न से 5 बच्चों को आप प्रश्न नहीं कर सकते हो। 5 से सेम सवाल आप कभी नहीं कर सकते हो। सवालों को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना, ये बात सही है। तो ये तो याद रखना एक व्यक्तिगत होती है। फिर और उदाहरण अपन देखें दोस्तों, एक इसके अंदर आती है दोस्तों वाद विवाद परीक्षाएं। जो आप विद्यालय के अंदर वाद विवाद करते हो वो भी किसके अंदर इंक्लूड किया गया है दोस्तों? वो भी आपकी मौखिक। वाद विवाद क्या होता है? बिना तैयारी के किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना मत जो है पक्ष और विपक्ष के रूप में रखना एक प्रकार का वाद विवाद कहलाता है। तो वाद विवाद परीक्षा भी किसके अंदर आएगी? आपके मौखिक परीक्षा में, क्योंकि इसमें भी बोला जाता है। एक आती है आपके दोस्तों पैनल चर्चा। भी कौन सी चर्चा आएगी दोस्तों? आपके पैनल चर्चा। पैनल चर्चा से क्या तात्पर्य है? पैनल चर्चा से तात्पर्य है ऐसी परीक्षाएं जिसमें क्या होता है कि एक कोई समस्या होती है या एक कोई टॉपिक होता है, उस टॉपिक के ऊपर सबकी राय जानी जाती है। जैसे हम न्यूज पर देखते हैं, एक डेबिट चलाते जिसमें छोटे छोटे बॉक्स बने होते, 4-5 लोग आ जाते हैं और उसके ऊपर चर्चाएं करते रहते हैं। तो हमने उस चीज को लेकर के एक चीज आपने नोट की होगी, उस चीज को लेकर के आपने एक चीज देखी होगी कि उसके अंतर्गत एक टॉपिक होता है जो एंकर रखता है और बाकी सारे जितने भी लोग होते हैं वो अपने विचार उसके ऊपर रखते हैं। मुझे आपने देखा ना, न्यूज चैनल वाले कभी कभी सड़कों पर आके पूछते कि है ना नोटबंदी हुई है, इसके ऊपर आपके क्या विचार है, आपके क्या विचार है, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ये सब लोगों की जो राय जान रही है, एक पैनल चर्चा है। एक टॉपिक के ऊपर पैनल बनाना, अलग अलग लोगों का विचार जानना, पैनल चर्चा कहलाती है। यह भी किसके अंदर आएगी? आपके मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आएगी। उसके बाद में आपको याद रखना है दोस्तों आपके नाटक, ड्रामा और अभिनय जो होते हैं उनको भी कौन सी श्रेणी में रखा गया है दोस्तों? तो नाटक, अभिनय और ड्रामा को भी आपको कौन सी श्रेणी में रखा गया है दोस्तों? तो यह भी याद रखना है आपको
इसको भी आपके मौखिक श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, मौखिक परीक्षा के अंतर्गत गया है। नाटक का मतलब क्या होता है? जिसमें लोग भूमिका निभाते हैं लेकिन देखने वालों के अंदर उनकी फीलिंग नहीं आती है। जैसे महाराणा प्रताप बना है लेकिन लोगों को देख करके नहीं लगता कि यह महाराणा प्रताप है, भावनात्मक रूप से उनसे नहीं जुड़ पाते हैं। अभिनय में क्या होता है कि कोई किसी की भूमिका निभाता है लेकिन उसको देख करके लोग भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाते हैं कि नहीं यार ये सही कह रहा है, भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। जैसे फिल्में देखते हैं हम, जैसे एक रामलीला देखिए, वो एक नाटक है। टीवी में हम रामायण देखते हैं, वो अभिनय है, क्योंकि टीवी के अंदर हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, उस राम को देख करके लगता है कि हाँ ये हुआ होगा। लेकिन नुक्कड़ नाटकों के अंतर्गत या रामलीलाओं के अंतर्गत अपन नहीं जुड़ पाते, ये नाटक है। ड्रामा क्या है? जिनको देख के लगे कि ये जानबूझ के कर रहा है वो ड्रामा। जैसे रोते लोग, जैसे देख के लगता है ये जानबूझ के कर रहा है ड्रामा। जैसे आप कपिल शर्मा का शो वगैरह देखते हो, उसमें लड़के जो है लड़कियों का कपड़े पहन करके आती है और फिर लड़कियों जैसा व्यवहार करती है, तो उनको देख करके ही लग जाता है कि ये जानबूझ करके क्या जा रहा है, ये ड्रामा कहलाता है। इन सबका संबंध भी आपके किससे है दोस्तों? मौखिक परीक्षा के। आप कहोगे सर अभी आपने कहा कि मौखिक परीक्षाएं व्यक्तिगत होती है, जबकि नाटक ड्रामा अभिनय में तो समूह होता है। भले ही ग्रुप होता होगा, नाटक अभिनय में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सब लोगों के बोलने का कंटेंट जो है सभी लोगों का क्या होता है? अलग अलग होता है। सभी के विचार अलग अलग होते हैं, सभी के डायलॉग जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? आपके अलग अलग होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि नाटक ड्रामा अभिनय भी आपके मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आएगा। क्लियर? अब देखिएगा फैक्ट क्या याद रखने। नंबर 1 फैक्ट याद क्या रखना है आपको? बिना पेपर पेंसिल से ली जाने वाली परीक्षा। मौखिक परीक्षा किसे कहेंगे दोस्तों? बिना पेपर पेंसिल से ली जाने वाली परीक्षा। बिना पेपर पेंसिल से ली जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का बालक कोई भी लिखित कार्य नहीं करता है। अब आपको इस चीज के पर ध्यान रखना है कि जब पेपर और पेंसिल का प्रयोग ही नहीं हो रहा है तो इस परीक्षा का या इस विधि का सबसे बड़ा दोष आ जाएगा आपके सामने। वो क्या आ जाएगा दोस्तों? बालकों की लेखन क्षमता का विकास नहीं हो पाता। लेखन क्षमता का विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लेखन क्षमता का विकास? क्योंकि यहां पे बालक किसी भी प्रकार का कोई लिखित कार्य कर ही नहीं रहा है, तो लिखने की क्षमता का विकास कैसे होगा? भाषा शुद्धि नहीं हो पाती है। बालकों के अंदर क्या चीज नहीं हो पाती है दोस्तों? भाषा की शुद्धि नहीं हो पाती है। बालक लिख नहीं पाएगा तो भाषा शुद्धि नहीं हो पाती है। यह भी इस परीक्षा का या इस विधि का क्या कहलाएगा? एक प्रकार से एक दोष क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि लिख ही नहीं रहा है तो यह संभावना है जायज है कि इस प्रकार का होगा। फिर आपको यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है। पहले में आपको, क्योंकि सकारात्मकता कम पूछी जाती है, नकारात्मकता ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। सकारात्मक गुण जो कम और नकारात्मक जो उनकी विशेषताएं होती है, आलोचना जो होती है, वो नकारात्मक ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए मैं नकारात्मकता के ऊपर जोर दे रहा हूं। यहां पे एक चीज और होती है दोस्तों, इस परीक्षा में शिक्षक के पूर्वाग्रह का प्रभाव पड़ता है। ये क्या चीज होती है अभी? पूर्वाग्रह का प्रभाव पड़ता है। शिक्षक के पूर्वाग्रह का क्या पड़ता है दोस्तों? प्रभाव पड़ता है। क्या चीज होती है पूर्वाग्रह? शिक्षक की पहले से बनी हुई धारणाएं। जैसे मान लीजिए कि शिक्षक समझता है कि इस कक्षा में यह बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चे शिक्षक की पहले से यह धारणा है। अब वो बच्चा जैसे ही मौखिक परीक्षा में आएगा तो शिक्षक उसको 1 या 2 सवाल पूछ के छोड़ देगा, क्योंकि शिक्षक ने पहले से ही धारणा बना रखी है कि यह बच्चा तो इंटेलिजेंट है। भाई सही बात है। लेकिन जैसे ये कमजोर बच्चा आएगा उसको अधिक सवाल पूछेगा, क्योंकि शिक्षक की पहले से ही धारणा है कि यह बच्चा कमजोर है। तो इंटेलिजेंट बच्चे को पूर्व धारणा के कारण वैसे ही ज्यादा नंबर दे देता है ना, कमजोर बच्चे को अंदाज से वैसे ही कम नंबर दे देता है। ये पूर्वाग्रह है शिक्षक का। तो इस परीक्षा में शिक्षक का पूर्वाग्रह का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शिक्षक यहां पे क्या कर सकता है दोस्तों? पक्षपात कर सकता है। आप ये कह सकते हो कि शिक्षक यहां पे क्या कर सकता है, तो आप क्या कह सकते हो दोस्तों? शिक्षक यहां पे पक्षपात कर सकता है या पक्षपात की संभावना बनती है। क्यों बनती है पक्षपात की संभावना? क्योंकि मौखिक परीक्षा कोई प्रमाणिक परीक्षा नहीं है। अच्छा, ये मौखिक परीक्षा बोल करके दी जाती है, और जो परीक्षा बोल करके दी जाती है मतलब मौखिक भाषा की मुख्य विशेषता भी यही है कि ये उच्चरित होने के बाद तुरंत समाप्त हो जाती है। आपने बोला और समाप्त, उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि आपने ये बोला भी है या नहीं है। शिक्षक ने आपको, मान लीजिए एक शिक्षक ने आपकी परीक्षाएं ली, परीक्षा लेने के बाद शिक्षक ने आपको 10 में से 6 नंबर दिए। अब आप जाकर के कह रहे हो मेरे 10 में से 8 नंबर आने चाहिए थे, मैंने सही बोला। तो वापस शिक्षक ने प्रश्न पूछा कि इसका उत्तर बता। आपने वही उत्तर बताया जो आपने पहले बताया था, लेकिन शिक्षक यहां पे पलटी मार सकता है। शिक्षक कहेगा नहीं, पहले तूने ये बोला ही नहीं था, ये तूने अब बोला है। आप कहोगे बोला, आपके पास में क्या प्रमाण है?
कोई प्रामाणिकता नहीं है। इसीलिए यहां पे पक्ष में आपके कोई लिखा हुआ थोड़ी कि हमने ये बोला ही बोला है, कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी हुई थी, कुछ नहीं हुई थी। तो इसीलिए यहां पे पक्षपात की संभावना भी बनती है और शिक्षक के पूर्वाग्रह का प्रभाव भी क्या होता है दोस्तों यहां पे पड़ता है। फिर आपको ध्यान रखना है भाई, संपूर्ण पाठ्यक्रम की मौखिक परीक्षाएं नहीं ली जाती भाई। संपूर्ण पाठ्यक्रम की परीक्षा संभव नहीं है भाई। पूरे पाठ्यक्रम की परीक्षाएं आप मौखिक रूप से कैसे ले सकते हो? परीक्षा संभव नहीं। क्यों नहीं ले सकते भाई? आप कितना पूछ लोगे, कितना पूछ करके परीक्षाएं ले लोगे? तो संपूर्ण पाठ्य समावेश नहीं कर सकते, अपन व्यापकता नहीं ला सकते इसमें। क्यों नहीं ला सकते दोस्तों? क्योंकि इस चीज की कमी होती है। हम यहां पे वस्तुनिष्ठता की भी कमी हो जाती है, यहां पे विश्वसनीयता की भी कमी हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये गुण भी इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। यदि मैं इसमें बात करूं दोस्तों पॉजिटिव गुणों की, तो ध्यान रखना ये तीनों पक्षों का विकास करती है। तीनों पक्षों का मौखिक परीक्षाएं आपके तीनों पक्षों का क्या करती हैं दोस्तों? विकास करती हैं। जैसे तीनों पक्षों का मतलब कौन कौन सा हो गया आपके? ज्ञानात्मक पक्ष का भी विकास करती है, भावात्मक पक्ष का भी विकास करती है, क्रियात्मक पक्ष का भी। आप जो बोलते हो आपको कितना ज्ञान है, उस ज्ञान को आप फीलिंग के साथ कितना बोल सकते हो। नाटक ड्रामा अभिनय में आप कितना उस ज्ञान को क्रिया के साथ जो है अभिव्यक्त कर सकते हो। तो तीनों चीजें आती है, भावात्मक पक्ष भी आता है, क्रियात्मक पक्ष भी आता है, और कौन सा आता है आपका? ज्ञानात्मक। तीनों पक्षों का समावेश जो होता है वो आपके कौन सी परीक्षा में होता है दोस्तों? तो ये ध्यान रखना है, आपके मौखिक परीक्षा के अंतर्गत ये चीज पाई जाती है कि तीनों पक्षों का इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? विकास होता है। एक चीज आपको यहां पे और भी ध्यान रखनी है इस परीक्षा के संदर्भ में, वो क्या ध्यान रखनी है दोस्तों? कि एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है दोस्तों, यहां पे मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो जाता है। किसका विकास हो जाता है दोस्तों? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास। बालक थोड़ा सा बोलना जो है यहां पे क्या हो जाता है दोस्तों? सीख जाता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का क्या हो जाता है? विकास। एक चीज और, वास्तविक ज्ञान का पता चलता है भाई। किसका पता चलता है? आपके वास्तविक ज्ञान का पता चलता है। वास्तविक ज्ञान का पता चलने से क्या तात्पर्य है कि यदि आप बच्चे से कोई उत्तर लिखा रहे हो तो हो सकता है वो उत्तर लिखने में कोई चीटिंग कर दे, किसी का देख करके लिख ले, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मौखिक परीक्षा में ऐसा नहीं कर सकता। बालक आपके सामने खड़ा है, उसको मुंह से बोलना पड़ेगा। तो बालक को वास्तविकता में कोई चीज कितनी पता है इसका पता भी मौखिक परीक्षा से चल सकता है। लेकिन आपको पता है कि जो इंटेलिजेंट बालक होते हैं उनको हम अंतर्मुखी बालक भी कहते हैं। सामान्य तौर पर जितने भी अंतर्मुखी बालक होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अंतर्मुखी बालकों के लिए ये परीक्षाएं कम उपयोगी रहती हैं। के लिए ये परीक्षाएं के लिए कम उपयोगी रहती है भाई। क्यों रहती है कम उपयोगी? भाई क्यों रहती है कम उपयोगी? कम उपयोगी रहने का मतलब ये कि अंतर्मुखी बालक जो होते हैं वो अपने विचारों को बोल करके कम और लिख करके अधिक प्रस्तुत करते हैं। उनके विचार लेखन प्रधान होते हैं, है ना, मौखिक प्रधान नहीं होते। बहिर्मुखी बालकों के लिए ये परीक्षाएं सही हो सकती हैं, लेकिन अंतर्मुखी बालकों के लिए ये परीक्षाएं सही नहीं है, क्योंकि वो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, है ना, उनके अंदर बोलना जो है उनको कम पसंद होता है। इसीलिए ये परीक्षाएं उन बालकों के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। आपको यह ध्यान रखना। वैसे इस परीक्षा का प्रयोग सभी स्तर पर किया जा सकता है, लेकिन छोटे स्तर पर इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है, क्योंकि छोटे स्तर के बालक ज्यादा लिख नहीं पाते हैं। तो उनके लिए जो है ये मौखिक परीक्षाएं प्राइमरी स्तर तक कम से कम ये क्या होनी चाहिए? आपकी कंपलसरी हो जानी चाहिए। आपको इसके संदर्भ में ये पता होना चाहिए। तो ये आपको एक पहली विधि जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है मौखिक परीक्षा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या क्या याद रखोगे? यह व्यक्तिगत परीक्षा है, वाद विवाद, पैनल चर्चा, नाटक ड्रामा, अभिनय आदि जो आता है आपके इसी मौखिक परीक्षा में आता है। यह परीक्षा वह परीक्षा जो बिना पेपर पेंसिल के ली जाती है। लेखन क्षमता का इसमें विकास नहीं हो पाता, भाषा शुद्धि जो है नहीं हो पाती। शिक्षक के पूर्वाग्रह यानी कि पूर्व की धारणा का इसके ऊपर क्या पड़ता है? आपके प्रभाव पड़ता है। पक्षपात की संभावना यहां पे पड़ी रहती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है इस परीक्षा से कभी पूरा नहीं हो पाता है। तीनों पक्षों का विकास ये जरूर करती है, ज्ञानात्मक पक्ष का भी विकास करती है, क्रियात्मक पक्ष का भी करती है, और किसका करती है? आपके भावात्मक पक्ष का भी करती है। तीनों पक्षों का विकास करती है, ये अपन मान सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो जाता है, वास्तविक ज्ञान का पता चल जाता है, लेकिन अंतर्मुखी बालकों के लिए यह परीक्षा कुछ भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो शर्मीले स्वभाव के अधिक होते हैं। क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन नए की ओर, और दूसरी परीक्षा लिखते हैं अपन लिखित परीक्षा। दोस्तों बहुत आराम से और बहुत सटीक जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, ताकि आपके कंसेप्ट जो है बिल्कुल सही क्लियर हो सके।
बिल्कुल घबराए नहीं आप, शिक्षण विधियों के सारे कंसेप्ट आपके यहां पे क्लियर हो जाएंगे। क्या चीज होती है, क्योंकि थोड़ा सा मैं भाग कम रहा हूं, थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूं, ताकि सभी बच्चों के, सभी लेवल वाले बच्चों को ये चीज जो है थोड़ी आराम से और थोड़ी अच्छी समझ में आ जाए। क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं तब चीजों को, प्रश्नों का उत्तर देना और आसान हो जाता है। बाकी फालतू की बातें तो अपन कुछ कर नहीं रहे कक्षा के अंतर्गत, जो कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ने की बातें कर रहे हैं, है ना, कुछ भी अपन किसी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। प्रीमियर क्लासेस आपको मिल रही है तो कोई कमेंट का झंझट भी नहीं, आप आराम से पढ़िए, बिल्कुल व्यवस्थित और निश्चित होकर के पढ़िए। शिक्षण विधियों के कंसेप्ट कैसे क्लियर किए जाते हैं, ये होने के बाद जब हम प्रश्नोत्तरी करेंगे तो आपके सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों लिखित परीक्षाएं। तो मैंने आपको बता दी कि लिखित परीक्षाओं को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग जो हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, आपके बंद अंत वाली परीक्षाएं। भाई कौन सी परीक्षाएं आ जाएगी, आपके बंद अंत वाली परीक्षाएं। हमने कल की क्लास में ये चीज पढ़ ली थी दोस्तों, है ना, कि बंद अंत का मतलब क्या होता है, ऐसी परीक्षाएं जिसमें व्यक्ति या बालक अपने विचारों को खुलकर के अभिव्यक्त नहीं कर सकता, इसे हम कहते हैं बंद अंत वाली परीक्षाएं। ऐसी परीक्षाएं जिसमें बालक खुलकर के अपने विचारों को अभिव्यक्त कर दे वो मुक्त अंत वाली कहलाती। बंद अंत मतलब केवल आपको सही उत्तर लिखना है, सही उत्तर को पहचानना है, कोई अपने मन से अपनी बात वहां पे आप नहीं लिख सकते। ऐसी परीक्षा को हम कहते हैं बंद अंत वाली परीक्षाएं। जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी कहते हैं। बंद अंत वाली को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, अपन वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी कहते हैं। अब अपने ये चीज पहले अपन ने पढ़ ली थी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं दो प्रकार की होती है, जैसे प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान पर आधारित। ये चीजें अपन ने कई क्लास में मैंने आपको यहां पे बता भी दी थी। ये देखिएगा, ये चीज मैंने आपको यहां पे बता भी दी थी कि ये दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यास्मरण होता है, एक प्रत्याभिज्ञान होता है ना। प्रत्यास्मरण का मतलब जिसमें आपको सोचना पड़े, प्रत्याभिज्ञान में हाँ ना, सत्य असत्य, बहुविकल्पी, मिलान चिन्ह वाले प्रश्न आते हैं। ये चीजें मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर डिटेल से जो है दोस्तों बताई थी। आज जो अपन इसके अंदर अपन ये चीजें अपन वापस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज अपन ने पहले पढ़ रखी है। तो जो चीज अपन ने पहले पढ़ रखी है वो नहीं पढ़ेंगे। ये अब मैं आपको नहीं लिखाऊंगा कि मिलान चिन्ह वाले, रिक्त स्थान वाली पूर्ति वाले प्रश्न इसमें आते हैं, ये आप जानते हैं। इस विधि की क्या क्या खास बातें हैं, इस विधि के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उस चीजों को अपन पढ़ना चाहेंगे दोस्तों की कौन कौन सी चीजें जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर अपन अध्ययन करना चाहेंगे। देखिए बात करते हैं कुछ चीजों के ऊपर। लीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं बंद अंत वाली परीक्षाएं जो वस्तुनिष्ठ होती हैं, क्या ये तीनों पक्षों का विकास करती हैं या किसी एक पक्ष का विकास करती है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं वो हमेशा आपके केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करती है। यानी कि ये परीक्षाएं जो जोर देती ज्ञानात्मक पक्ष पर, आपके क्या देती है, अधिक बल। ज्ञानात्मक पक्ष पर क्या देगी, आपके अधिक बल। दूसरी चीजों की तुलना में जो अधिक बल देगी वो किसके ऊपर देगी दोस्तों, आपके ज्ञानात्मक के अंतर्गत। कैसे देगी दोस्तों, इस चीज को यदि अपन समझने की कोशिश करें कि ये चीजें कैसे होगी, तो आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा, इस चीज को आपने देखा होगा कि हम जो वस्तुनिष्ठ वाली जो आपके जो एग्जाम जो होते हैं, जो आप ये रीट का एग्जाम दोगे, बैठोगे, ये आपके कौन सी है, बंद अंत वाली परीक्षा है। ये केवल ज्ञानात्मक पक्ष के ऊपर जोर देती है। ज्ञानात्मक पक्ष के ऊपर जोर देने का मतलब क्या हो गया कि केवल और केवल आपके ज्ञान को जांचती है कि आपको याद कितना है, बाकी किसी चीज से इसको कोई लेना देना नहीं है। केवल किसकी जांच करती है दोस्तों, केवल ज्ञानात्मक पक्ष की क्या करती है दोस्तों, जांच। ज्ञानात्मक पक्ष की क्या करेगी, ज्ञानात्मक पक्ष की क्या करेगी दोस्तों, जांच। दूसरे पक्षों से इसको कोई लेना देना नहीं होता है, ज्ञानात्मक पक्ष की जांच करती है। यानी कि आपको कितना याद है, आपने कितना समझा है, इसके ऊपर जोर देती है। क्योंकि आपके अंदर वहां पे थ्योरी नहीं लिखनी, आपको उत्तर पहचानना पड़ेगा। इसकी सबसे खास बात क्या है दोस्तों, एक और अगर इसकी खास बात की मैं बात करूं दोस्तों कि इसकी सबसे खास बात और क्या होगी, तो इसकी एक खास बात यह भी है कि ये जो परीक्षाएं हैं आपकी, ये जो परीक्षाएं हैं जो बंद अंत वाली परीक्षाएं, ये परीक्षाएं आपके समझने पर बल देती हैं। किस पर बल देती हैं, रटने की बजाय किसके ऊपर बल देती हैं दोस्तों, समझने पर बल देती हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कंपटीशन एग्जाम के लिए कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है, यहां पे समझना जरूरी है। यदि चीज, क्योंकि ये परीक्षाएं देती, मनोविज्ञान से समझो, ये परीक्षाएं जोर भी समझने पर देती है, हम लोग रटने पर लगे हुए, कैसे चयन होगा। ये मनोविज्ञान कह रहा है कि जो आपके बंद अंत वाली परीक्षाएं होती है उसको समझो, तभी आप उसका उत्तर दे पाओगे। आपके जो एग्जाम है कंपटीशन का वो बंद अंत वाला है, तो समझो तो उत्तर दे पाओगे, रट करके कभी इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। समझने पर बल देती है। तीसरी चीज यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वो क्या है, वो ये दोस्तों, मूल्यांकन की
सभी विशेषताओं का समावेश होता है। मूल्यांकन की सभी विशेषताओं का समावेश होता है। अब आप बताओ कि मूल्यांकन की सभी विशेषता कौन सी होती है? मूल्यांकन की जितनी भी विशेषताएं होती हैं उन सभी का समावेश आपको इस परीक्षा के अंतर देखने को मिल जाता है। अब सबसे ज्यादा कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो अब आपको चाहते हैं कि यहां पे आपको याद रखनी पड़ेगी एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। तो इसी को मैं जूम करके यहां पे आपके समावेश को थोड़ा सा समझा देता हूं कि समावेश कैसे होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको मैं ये चीज समझा देता हूं कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोस्तों, आपके एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं आती हैं जिसका नाम है वस्तुनिष्ठता। कौन सी आती है आपके? वस्तुनिष्ठता। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता आती है दोस्तों जिसका नाम है आपके विश्वसनीयता। विश्वसनीयता कौन सी आती है दोस्तों? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता। एक आपके और अच्छे मूल्यांकन की विशेषता आती है दोस्तों जिसका नाम है आपके वैधता। क्या नाम है दोस्तों? वैधता। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता जो आती है दोस्तों उसका नाम है आपके व्यापकता। कौन सी आएगी? व्यापकता। और एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता आती है दोस्तों जिसे हम कहते हैं विभेदकारिता। भाई क्या कहते हैं आपके? विभेदकारिता। ये एक अच्छे मूल्यांकन। इसके अलावा भी बहुत सारी और होती हैं दोस्तों जिसे हम कहते हैं उपयोगिता। भाई कौन सी कहते हैं अपन? उपयोगिता। इसके बाद में भी छोटी छोटी बहुत सारी होती है। उपयोगिता हो गई आपके, है ना, सहजता, संतोष, ये छोटी छोटी विशेषताएं हैं। इनको ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मेन जो याद रखना है आपको, किसको याद रखना है? इन 5 विशेषताओं को आपको याद रखना है कि कौन कौन सी होती है। तो ये 5 विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहली विशेषता पढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहली विशेषता पढ़ते हैं अपन वस्तुनिष्ठता। क्या होती है वस्तुनिष्ठता? समझिएगा, वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि ऐसी परीक्षा जिसमें शिक्षक के किसी भी व्यक्तिगत कारणों का कोई प्रभाव न पड़े। ऐसा परीक्षण जिसके ऊपर किसका प्रभाव न पड़े दोस्तों? शिक्षक के व्यक्तिगत कारणों का। किसका प्रभाव न पड़े? शिक्षक के व्यक्तिगत कारणों का कोई प्रभाव नहीं पड़े। कारणों का कोई प्रभाव न पड़े। कोई प्रभाव न पड़ने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ने का तात्पर्य क्या होगा कि ऐसी परीक्षाएं जिसमें शिक्षक अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता हो। जैसे शिक्षक थका हुआ है और कॉपी चेक कर रहा है, अब वो जानबूझ के कुछ भी अपने हाथ से नंबर देना चाह रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। शिक्षक बीमार है और यदि उस कॉपी चेक कर रहा है तो वो चाह रहा है कि जैसे किसी को 3 दे दिए, किसी को 2 दिए, ऐसा नहीं हो, है ना। शिक्षक की अभिरुचि, किसी चीज के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, तभी उस परीक्षा के ऊपर कोई, मतलब ऐसी परीक्षाएं जिसमें वो अंकों के साथ में, मतलब उत्तर के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता हो। आप सिंपल यूं कह सकते हो कि ऐसी परीक्षाएं जिसमें शिक्षक उत्तर के साथ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जैसे एक ऐसा परीक्षण जिसकी जांच पहले मैंने की है, फिर आप करते हो, फिर कोई तीसरा टीचर करता है, फिर कोई चौथा टीचर करता है। सारे टीचरों की जांचें हमने करवा ली, लेकिन अंकों के अंदर एक भी अंक का फर्क नहीं आया। सबने समान नंबर दिए। मैंने यदि 20 नंबर दिए तो आपने भी 20 दिए, उसने भी 20 दिए, उसने भी 20 दिए। सभी टीचर ने जो नंबर दिए वो कितने दिए? आपके 20 नंबर दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा परीक्षण जिसको एक से अधिक शिक्षकों के द्वारा जचाया जाए या जिसको एक से अधिक शिक्षक चेक करें और अंकों के अंदर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिले, इसे हम क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठता। यह वस्तुनिष्ठता किसमें पाई जाती है? आपके बंद अंत वाले प्रश्नों में पाई जाती है। मतलब उत्तर के साथ में छेड़छाड़ नहीं करना, समान उत्तर। अपन क्या कह सकते हैं? कितने टीचर से चेक करवा लो, उसका उत्तर हमेशा क्या रहना चाहिए? आपके समान रहना चाहिए। यह वस्तुनिष्ठता है। विश्वसनीयता क्या होती है दोस्तों? विश्वसनीयता का संबंध होता है अंकों की विश्वसनीयता। भाई किसकी होती है दोस्तों? अंकों की विश्वसनीयता। अंकों की विश्वसनीयता, या इसको अपन कह सकते हैं शुद्धता। क्या कह सकते हैं दोस्तों? शुद्धता। जैसे देखिएगा, मान लीजिए मैंने किसी बच्चे की एक कॉपी चेक की और कॉपी चेक करने के बाद मैंने उसको 50 में से 45 नंबर दे दिए। कुछ समय बाद बच्चा मेरे पास में वापस आता है और मुझे कहता है कि सर मेरे 45 नंबर कैसे, मेरे 47 आने चाहिए थे। यदि मैं उसको वहां पे 47 नंबर दे देता हूं, यह विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि
एक ही शिक्षक द्वारा एक ही परीक्षण को एक ही वातावरण में बार बार जांचा जाए और अंक लगभग समान रहे तो वो विश्वसनीयता है। ये आपके वस्तुनिष्ठता वाले प्रश्न में होती है। एक के आपने ओएमआर भर दी, आप उसको 4 बार भी जचवाओगे ना तब भी लगभग आपके अंक समान रहेंगे, अंक नहीं बदलते। यानी कि वस्तुनिष्ठता में उत्तर नहीं बदलता है, विश्वसनीयता में अंक नहीं बदलते। कि आपने परीक्षण कितना शुद्धता से लिया है वो क्या कहलाएगा, विश्वसनीयता। तो यदि आपको यह पूछे कि एक ही परीक्षण को एक से अधिक शिक्षकों से जांच करवाने पर भी अंकों में कोई अंतर नहीं आए, यह वस्तुनिष्ठता है। एक ही शिक्षक से एक ही परीक्षण को एक ही वातावरण में जांच करवाई जाए और उसके अंकों में लगभग समानता बनी रहे, यह विश्वसनीयता है। तो याद रखना, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता में यह अंतर होता है। वैधता की बात की जाए दोस्तों तो ध्यान रखना, यह मूल्यांकन का अनिवार्य गुण कहलाता है भाई। बाकी कोई गुण हो ना हो, लेकिन कौन सा गुण होना जरूरी है तो याद रखना वैधता का होना सबसे ज्यादा जरूरी। वैधता का क्या होता है कि आप पढ़ाने से पहले कुछ उद्देश्य का निर्माण करते हो, मूल्यांकन के लिए भी कुछ उद्देश्य का निर्माण करते हो। तो जिस उद्देश्य से आपने शिक्षण करवाया है उसे उद्देश्य की जांच करना वैधता कहलाती है। यानी कि हम लोग कभी कभी आप इस चीज को कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ जाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे आउट ऑफ सिलेबस? क्या वैधता नहीं होगी मूल्यांकन में? भाई वैधता का होगा ना। वैधता का अर्थ भी क्या हो गया आपके कि जो आपको उद्देश्य दिया गया, जो आपको सिलेबस दिया गया वही पूछा जाएगा, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है कि बच्चों को यह मूल्यांकन याद है कि नहीं। तो प्रश्न मूल्यांकन के ही आएंगे, मूल्यांकन की विधियां वर्धना उनका उद्देश्य, तो मूल्यांकन की विधियां ही पूछेंगे आपको, दूसरा कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो यहां पे वैधता का अर्थ एक अनिवार्य गुण होता है जिसका होना जरूरी है। यह आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। जिस उद्देश्य का निर्माण किया गया हो उसे उद्देश्य का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, वैधता, है ना। उसे उद्देश्य का मूल्यांकन करना, संक्षिप्त में मैं यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों, उसे उद्देश्य का मूल्यांकन करना क्या कहलाएगा, उसे उद्देश्य का मूल्यांकन करना क्या कहलाएगा आपके। व्यापकता का मतलब क्या होता है, वह मूल्यांकन जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश हो। जिसमें किसका समावेश हो दोस्तों, संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश हो। यानी कि ऐसी परीक्षाएं जिसमें आप क्या कर लेते हो, पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न आने चाहिए, हर एक चीज जुड़ी हुई होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ऐसा कोई भी पॉइंट या ऐसा कोई भी टॉपिक जो एक से अधिक विषय वस्तु को टच करता है उसको ज्यादा पढ़ो, क्योंकि वहां से प्रश्न आने की संभावना है। यह व्यापकता के चक्कर में होगा। एक कोई चीज जो अधिगम में भी दे रखी है, जो बुद्धि में भी दे रखी है, जो आपके शिक्षण विधि में भी दे रखी है, तो उसको ज्यादा पढ़ो, उससे प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि पेपर व्यापकता के आधार पर बनता है। मैं कहता हूं ना, यदि आप मनोविज्ञान को दिमाग लगाते हो तो पेपर बन जाता है, आप प्रश्न बिठा सकते हो, कुछ भी इसको छोड़ करके नहीं होगा। ये सारे गुण आपको मूल्यांकन में देखने के लिए मिलेंगे। वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, कोई नॉर्मल पेपर बनाने वाला कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता, बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति होता है। तो ये कभी भी इस प्रकार का जो है दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं होता है। फिर आपको याद रखना है दोस्तों, विभेदकारिता का मतलब क्या होता है। विभेदकारिता का मतलब होता है सभी स्तर के प्रश्नों का समावेश करना। सभी स्तर के प्रश्नों का क्या करना दोस्तों, प्रश्नों का समावेश। व्यापकता का मतलब तो क्या हो गया आपके, संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश करना। जबकि सभी स्तर के प्रश्नों का समावेश से मतलब क्या हो जाएगा, इसमें मंदबुद्धि वालों के भी प्रश्न हो, पिछड़े बालकों के भी हो, समस्यात्मक बालकों के भी हो, सामान्य बालकों के भी हो, प्रतिभाशाली बालकों के भी हो। सभी प्रकार के प्रश्नों के बालकों के प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि एक अच्छा परीक्षण वही होता है जो मूल्यांकन के बाद बच्चों को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दे, है ना, अलग अलग भागों में उनको क्या कर दे दोस्तों, विभाजित कर दे। ऐसे को ही हम क्या कहते हैं, एक अच्छा मूल्यांकन की विशेषताएं मानते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसके संदर्भ में कि विभेदकारिता जो है वो बालकों को अलग अलग डिवाइड करती है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि एक मूल्यांकन, एक परीक्षा के दौरान एक परीक्षा के दौरान एक परीक्षण के सभी उत्तर सभी बालक एक समान दे देते हैं, यह मूल्यांकन की कौन सी कमी, विभेदकारिता है। क्योंकि जब सभी बालकों ने एक जैसे उत्तर दे दिए और सभी बालकों ने सही दे दिए तो यह मूल्यांकन बालकों को प्रतिभाशाली, सामान्य और पिछड़े या मंदबुद्धि बालकों में विभाजित कर ही नहीं पाएगा, स्तर के अनुसार उनको डिवाइड कर ही नहीं पा रहा। तो यह विभेदकारिता की कमी है। तो यह मूल्यांकन की किस विशेषता की कमी, तो यह विभेदकारिता की कमी। ये 5 जो मूल्यांकन की अच्छी विशेषता बताई गई है दोस्तों, भाई कौन सी विशेषता, कितनी विशेषताएं बताई गई है दोस्तों, आपके 5 विशेषताएं जो बताई गई है दोस्तों, ये आपको क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है ना। ये इसके बाद में और भी होती है व्यवहारिकता, मूल्यांकन व्यवहारिक होना चाहिए, मूल्यांकन उपयोगी होना चाहिए, मूल्यांकन संतोषप्रद होना चाहिए, मूल्यांकन की मानकता होनी चाहिए। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 5 जो है वो आपको मुख्य रूप से क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है। और ये ध्यान रखना कि ये विशेषताएं किसने बताई थी, तो ये विशेषताएं बताई थी चार्ल्स वेबेज ने। भाई किसने बताई थी,
ये पांचों विशेषताएं किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? चार्ल्स वेबेज के द्वारा मूल्यांकन की ये विशेषताएं बताई गई थी। क्लियर? ये सारी विशेषताएं आपके कहां पाई जाती है दोस्तों? तो ये सारी विशेषताएं हमारे अंदर पाई जाती हैं आपके बंद अंत वाले परीक्षा के अंतर्गत। याद रह जाएगा आपको यहां तक? चलिएगा अब वापस आगे अपन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन की विशेषताओं का क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर समावेश होता है। इस परीक्षा का एक दोष यह भी है दोस्तों, इसके अंदर नकल की संभावना बनी रहती है। नकल की संभावना कैसे बनी रहती है? क्योंकि इसमें अबसद वाले प्रश्न होते हैं। आप अंगुलियों के इशारों पर नकल कर लोगे। कोई लड़का 4 अंगुली खड़े करेगा, उधर वो 2 खड़ी कर देगा, मतलब चौथे प्रश्न के अंदर 20 सही है। तो ये संभावना बनी रहती है। इसी संभावनाओं को कम करने के लिए कंपटीशन एग्जाम में सीरीज निकाली गई है, ताकि आप इस प्रकार की चीटिंग जो है विद्यालय के अंतर्गत नहीं कर सको। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखनी है दोस्तों? ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में जो आती है दोस्तों, वो आती है आपके नकल की संभावनाएं अधिक रहती है। इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों, प्रश्न पत्र निर्माण करना। प्रश्न पत्र निर्माण करना क्या होता है दोस्तों? कठिन। प्रश्न पत्र निर्माण करना क्या होता है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पत्र बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो प्रश्न पत्र बनाना कठिन होता है, लेकिन इसका जांच कार्य बहुत सरल होता है। इसका जो जांच कार्य होगा वो क्या होता है दोस्तों? सरल। ओएमआर सीट मशीन में डाली और ऐसे चेक होगी, पता ही नहीं चला। तो जांच कार्य इसका सरल हो सकता है, लेकिन प्रश्नों का निर्माण करना क्या होता है? कठिन होता है। ये आपको कुछ विशेषताएं इसके संदर्भ में याद रखनी है। इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें बहुत सारी है जो याद रखनी है। वो क्या क्या याद रखनी है दोस्तों? तो एक चीज आप यहां पर यह भी ध्यान रखना दोस्तों, वही सिंपल बात है कि इसमें भी लेखन अक्षमता का क्या नहीं हो पाता दोस्तों? विकास। क्योंकि बच्चों को कुछ लिखना ही नहीं है, लेखन अक्षमता का विकास नहीं हो पाता। वही आप यहां पे लिख सकते हो, भाषा शुद्धि भी यहां पे नहीं हो पाती। भाषा शुद्धि भी यहां पे नहीं हो पाती। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, नहीं हो पाती। बालक यहां पे अभिव्यक्ति का विकास भी नहीं हो पाता। बिल्कुल सही है, क्योंकि बालक को कुछ लिखना ही नहीं है, तो अभिव्यक्ति का विकास कैसे होगा? ये आपको मौखिक परीक्षा के बारे में याद रखना है, जिसे हम कौन सी परीक्षा कहते हैं दोस्तों? लिखित परीक्षा का एक भाग होता है, जिसे हम बंद अंत की परीक्षा के नाम से जानते हैं। ये पीडीएफ आपको इस रूप में वहां पे मिलेगी, ध्यान रखना। अभी तो आपको यहां पे बड़ी बड़ी दिख रही थी ना, अब आपके आएगी तब छोटी, आपको वहां पर फोन में आप इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। ये कौन से हो जाएंगे? आपके बंद अंत वाले प्रश्न। चलिएगा, लिखित परीक्षा में इसके बाद में अगला कौन सा आएगा? अगला आएगा आपके मुक्त अंत वाले प्रश्न। भाई कौन से आएंगे? मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं? अपन ने पढ़ लिया, जिसमें हम विचारों को खुल करके अभिव्यक्त कर सकते हैं। वो सब कौन से कहलाएंगे आपके? वो सारे के सारे आपके मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाएंगे, है ना। 3 प्रकार के होते हैं, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक। अति लघुतरात्मक 15 से 25 शब्द, लघुतरात्मक 35 से 70 शब्द, निबंधात्मक प्रश्न 100 शब्दों से क्या हो जाते हैं? आपके प्रारंभ हो जाते हैं। यह आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। तो मुक्त अंत वाले प्रश्नों की यदि मैं बात करूं दोस्तों कि क्या क्या विशेषताएं होगी, तो ध्यान रखना कि इसमें केवल व्यापकता पाई जाती है। भाई क्या पाई जाती है? केवल व्यापकता। बाकी इसमें न तो वस्तुनिष्ठता होती है, न इसमें कोई विश्वसनीयता होती है, न कोई खास जो है यहाँ पे विभेदकारिता पाई जाती है। इसमें केवल और केवल जो समावेश होता है वो किसका होता है? व्यापकता का। यानी कि वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता इसके अंदर कुछ भी नहीं पाई जाती। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है भाई, हाँ ये परीक्षाएं का एक विशेषता ये खास और भी है, ये तीनों पक्षों पर बल देती है। ये बाबा तीनों पक्षों पर क्या देती है दोस्तों? बल। तीनों पक्ष कौन कौन से होते हैं? तो आप सब लोगों को पता है, एक पक्ष होता है ज्ञान, एक पक्ष होता है आपका क्रिया, और एक पक्ष होता है आपका भाव। इन तीनों पक्षों के ऊपर ये परीक्षाएं क्या देती हैं? आपके जोर देती हैं। फिर याद रखना दोस्तों, ये परीक्षाएं रटने पर बल देती है, समझने पर बल नहीं देती। रटने पर बल देती हैं। भाई क्या याद रखोगे इसके संदर्भ में? एक चीज और कि ये परीक्षाएं जो है दोस्तों किसके ऊपर बल देती हैं? आपके रटने पर बल देती हैं। यहां पे पक्षपात की संभावनाएं बन सकती है। भाई पक्षपात की क्या बन सकती है? पक्षपात की संभावना कैसे बन सकती है? क्योंकि आपने मान लीजिए कि 1 पेज भी लिख दिया, 1.5 पेज भी लिख दिया, तो शिक्षक कह सकता है कि सटीक आंसर नहीं है, ये नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। उसमें ए सही है मतलब ए ही सही है, वो शिक्षक कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वहां पे पक्षपात की संभावना नहीं बनती है, लेकिन यहां पे पक्षपात की संभावनाएं बन सकती है। फिर ध्यान रखना, इसका प्रश्न पत्र निर्माण कार्य क्या होता है? सरल। प्रश्न पत्र निर्माण करना क्या होता है? सरल। लेकिन इसका जो जांच कार्य होता है वो क्या होता है दोस्तों?
कठिन। भाई जांच कार्य क्या होगा इसका? कठिन होगा। भाई लिखित परीक्षाएं लंबे रूप से जांचना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत आसान काम इसमें ये चीज नहीं हो सकती, जांच कार्य कठिन होता है। फिर याद रखना है यहां पे बालकों के अंदर लेखन क्षमता का क्या होगा? लेखन क्षमता का विकास होगा। फिर आपको क्या याद रखना है इसके अंतर्गत? लेखन क्षमता का विकास होगा। बालकों के अंदर भाषा शुद्धि भी क्या होगी? यहां पे अपन को भाषा शुद्धि होगी। स्वतंत्र अभिव्यक्ति, यहां पे बालक को मौका, स्वतंत्र क्या ले सकता है? बालक अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। ये आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है मुक्त अंत परीक्षा के बारे में, जिसमें गुण भी है और दोष भी, दोनों आलोचनात्मक रूप में अपने साथ लिख लिया। ये होगी आपके बंद अंत और कौन सी हो जाएगी? मुक्त अंत। मुक्त अंत कितने प्रकार के होते हैं ये अपन के पहली क्लास में पढ़ लिया था। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और कौन से हो जाएंगे आपके। ये क्लियर यहां तक? अब देखिएगा एक परीक्षाएं अपने और बचती है इसमें गुणात्मक के अंतर, वो आती है आपके प्रायोगिक परीक्षाएं। कौन सी आ जाएगी आपके? प्रायोगिक परीक्षाएं। ध्यान रखना पीडीएफ आपको मूल्यांकन की एक साथ मिलेगी, क्लास वाइज नहीं मिलेगी, है ना। पूरा मूल्यांकन हो जाएगा, फिर मूल्यांकन की पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। पूरा मूल्यांकन एक ही साथ में आप पढ़ सकते हो, उसको अलग अलग नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो यहां पे याद रखना प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा के बारे में आप क्या चीजें याद रखोगे? तो दोस्तों प्रायोगिक परीक्षा के बारे में भी 4-5 पॉइंट जो है आपको मोटे मोटे रूप से क्या रखना है दोस्तों? याद रखने हैं। वो कौन कौन से, वो मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं ताकि आपको पता रहेगा। प्रायोगिक परीक्षा का मतलब हो गया आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, वाइवा नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसको अपन प्रैक्टिस कहते हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रायोगिक परीक्षा जो है दोस्तों आपके क्रियात्मक पक्ष पर अधिक बल देती है। किसके ऊपर बल देती है दोस्तों? क्रियात्मक पक्ष पर क्या देगी? आपके अधिक बल, यानी कि ये क्रिया पर अधिक बल देती है, ना कि भाव। अधिक बल जो देती है वो किसके ऊपर देगी? आपके क्रियात्मक पक्ष पर क्या देगी? अधिक बल देगी, क्योंकि ये करके सीखने पर आधारित परीक्षा है। कौन सी आधारित परीक्षा है दोस्तों? करके सीखने पर आधारित परीक्षा है। और आप लोगों को पता है कि जब कोई बच्चा करके सीखता है, स्वयं क्रिया करके सीखता है, इसका मतलब जब भी आप स्वयं क्रिया करके सीखते हो तो आपका जो अनुभव होता है वो कैसा होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष अनुभव। आप अपनी आंखों से उस चीज को देखते हो, प्रत्यक्ष अनुभव आपको होता है। और जब प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो आपका ज्ञान क्या हो जाता है दोस्तों? अस्थायी हो जाता है। तो ये परीक्षाएं क्रियात्मक पक्ष पर अधिक बल देती है, करके सीखने पर आधारित है, बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, और ज्ञान क्या हो जाता है? बालकों का अधिक हो जाता है। ध्यान रखना यहां पे बालक अनुकरण और अवलोकन से सीखता है। किससे सीखता है दोस्तों? अनुकरण और अवलोकन। अवलोकन से टीचर जो बताते हैं उसका अनुकरण करता है, और साथ साथ में क्या करता है दोस्तों? ऑब्जर्वेशन करते हुए क्या करता है? अधिगम करता है। यह आपको प्रायोगिक परीक्षा के बारे में याद रखना है। तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? इसके नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि संसाधनों का अभाव। भाई प्रायोगिक परीक्षाएं कराने के लिए विद्यालयों में संसाधनों का होना जरूरी होता है, लेकिन वर्तमान में सरकारी विद्यालयों के अंतर्गत संसाधनों का अभाव है। प्रैक्टिकल से जुड़े हुए जो भी संसाधन या जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी सामग्री चाहिए वो विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। यदि संसाधन उपलब्ध है तो ध्यान रखिएगा उन संसाधनों का प्रयोग करने वाला अच्छा टीचर नहीं है। प्रशिक्षित शिक्षकों का यहां पे क्या है दोस्तों? अभाव। प्रशिक्षित शिक्षकों का क्या है दोस्तों? यहां पे अभाव। अच्छे टीचर नहीं मिलते, अच्छे ट्रेनर टीचर नहीं है कि जो प्रैक्टिकल करवा सके। ये जरूरी है। आपको विषय का कितना ज्ञान है ये पता चलता है कि आप उस विषय की सामग्री के बारे में कितना जानते हो। यदि आपको इस चीज का पता नहीं है तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं जानते हो। यह चीज जरूरी है। विज्ञान के टीचर को विज्ञान की सारी सामग्रियों के नाम पता होता है, मनोविज्ञान के टीचर को मनोविज्ञान की सारी सामग्रियों के नाम पता होते हैं। यह जरूरी है। तो एक अच्छा टीचर वही है जो प्रशिक्षित हो और जो संसाधनों का प्रयोग करना जानते हो। लेकिन प्रायोगिक विधि का प्रयोग करने में विद्यालय में इन दोनों चीजों में कमी देखी गई है कि विद्यालय में संसाधनों का भी अभाव होता है और प्रशिक्षित शिक्षकों का भी सामान्य तौर पर हमें क्या देखा गया है दोस्तों? अभाव देखा गया है। दोनों चीजों के अंदर आपको अंतर बताया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रशिक्षित शिक्षकों का भी क्या होता है? अभाव। तीसरा यहां पे दुर्घटना का क्या बना रहता है दोस्तों? खतरा बना रहता है। दुर्घटना का क्या बना रहता है? खतरा। क्योंकि कई सामग्री ऐसी होती है जहां बालक को यदि स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो उसका प्रयोग ऐसे करता है जिसके नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। कि तो दुर्घटना का खतरा भी जो है इस विषय के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? बना रहता है। और यह ध्यान रखना ये एक लंबी और एक प्रकार की खर्चीली विधि भी है। इसमें पैसे भी लगते हैं और ये जो चलती हैं वो भी क्या चलती हैं? बहुत लंबी चलती हैं। ये भी आपको प्रायोगिक के बारे में याद रखना है। ये आपके हो जाती है गुणात्मक विधियां।
कौन कौन सी गुणात्मक विधियां थी, तीनों विधियों के बारे में आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले मूल्यांकन की मात्रात्मक विधियों में मौखिक परीक्षा के बारे में बात की कि मौखिक परीक्षाएं क्या क्या होती है, क्या 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 उनके गुण होते हैं, वो सारा अपन ने पढ़ लिया था। फिर लिखित परीक्षा के बारे में जो है अपन ने लिखित परीक्षाओं के बारे में अपन ने बंद अंत वाली पहली पढ़ी थी कि बंद अंत वाली के कौन कौन से गुण होते हैं वो पढ़ लिया था। फिर मुक्त अंत वाले के गुण दोष पढ़ लिए। फिर उसके बाद में प्रायोगिक परीक्षाएं क्या क्या होती है उसके बारे में भी अपन ने क्या कर लिया दोस्तों, अध्ययन कर लिया। ये मूल्यांकन की। अब अपने मूल्यांकन में केवल एक ही चीज बढ़ती है, वो बचती है मूल्यांकन की गुणात्मक विधियां। यानी कि एक क्लास जो है आपको और मेरे साथ जूझना पड़ेगा, मूल्यांकन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इतना सटीक मूल्यांकन कंप्लीट होगा जिसकी कोई हद नहीं। 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास में एकदम प्यारा मूल्यांकन कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये लिख के ले लो। यही है मूल्यांकन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इससे अतिरिक्त आपको मूल्यांकन में कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड बाय।